झारखंड के घने जंगलों में नेतरहाट के पास एक बहुत पुरानी वीरान पड़ी रेलवे लाइन है। कहते हैं वहां आज भी रात के ठीक 12:07 पर एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। आज की हमारी पड़ताल इसी आवाज के पीछे की कहानी पर है। और हमारे पास जो स्रोत है वो इसे सिर्फ एक सुनी सुनाई कहानी नहीं मानता, वो इसे 3 हिस्सों में देखता है। एक तो है भूला हुआ इतिहास, फिर एक चौंकाने वाला व्यक्तिगत अनुभव और एक आधुनिक डिजिटल पहेली जो आज भी लोगों को परेशान कर रही है। तो हमारा मिशन साफ है, स्रोत में दिए गए इन दावों को परत दर परत खोलना। क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है जिसे बड़ा चढ़ाकर सुनाया गया है, या इसके पीछे वाकई कोई गहरी अनकही सच्चाई छिपी है? तो सबसे पुराने टुकड़े से शुरू करते हैं। स्रोत के मुताबिक इसकी जड़ें 1943 की एक घटना से जुड़ी हैं। 1943 मतलब ब्रिटिश राज का दौर? हाँ, बिल्कुल। और स्रोत ये साफ बताता है कि ये कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं थी। ये एक छोटी गेज की लाइन थी जिसे जंगल से लकड़ी ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और स्रोत के अनुसार एक रात मजदूरों को ले जा रही एक बोगी में आग लग गई थी। अच्छा। ये कोई बड़ी आधिकारिक दुर्घटना नहीं थी जिसकी कहीं रिपोर्ट दर्ज होती। ये उन अनगिनत हादसों में से एक थी जिन्हें बस भुला दिया गया। और ये समय 12:07। जी, ये इतना सटीक क्यों है? क्या स्रोत इसके बारे में कुछ बताता है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। स्रोत में 2 संभावनाएं दी गई हैं। पहली तो यही कि शायद दुर्घटना इसी समय हुई हो, लेकिन दूसरी संभावना ज्यादा मनोवैज्ञानिक लगती है। अच्छा। स्रोत कहता है कि जब कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं तो उनमें ऐसी सटीक डिटेल्स जोड़ दी जाती हैं ताकि वो ज्यादा सच्ची लगें, ज्यादा डरावनी लगें। हाँ, सही बात है। रात के लगभग 12 बजे उतना असरदार नहीं है जितना ठीक 12:07 पर है ना? ये कहानी को एक नियम, एक तयशुदा घटना का रूप दे देता है। मतलब ये कहानी दशकों तक एक स्थानीय एक किंवदंती की तरह जिंदा रही। बिल्कुल रही। लेकिन फिर 2018 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे फिर से चर्चा में ला दिया, और यहीं पर स्रोत हमें कहानी के मुख्य पात्र राहुल से मिलवाता है। राहुल? हाँ, ट्रैवल व्लॉगर। बिल्कुल। राहुल रांची का एक ट्रैवल व्लॉगर है। स्रोत उसे आप कह सकते हैं आज की पीढ़ी का एक प्रतीक बताता है। मतलब जिज्ञासु, तकनीक से लैस और हर चीज को कंटेंट के नजरिए से देखने वाला। हाँ, बिल्कुल। जब उसने इस सीटी वाली कहानी के बारे में सुना, तो उसके लिए ये डर नहीं, एक मौका था। और उससे एक बूढ़े आदिवासी व्यक्ति ने चेतावनी भी दी थी, है ना? जो सीटी सुने वो वापस नहीं आता। ये तो किसी भी हॉरर कहानी का क्लासिक सेटअप लगता है। हाँ, लेकिन स्रोत इस चेतावनी को सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस नहीं मानता। वो इसे 2 दुनियाओं का टकराव कहता है। एक तरफ सदियों का स्थानीय ज्ञान और प्रकृति से जुड़ा विश्वास, और दूसरी तरफ राहुल की शहरी मानसिकता, बिल्कुल, जो मानती है कि हर चीज को कैमरे में कैद किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। राहुल ने उस चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि उसे अपने व्लॉग का टीजर बना लिया, ये सोचे बिना कि वो खुद कहानी का हिस्सा बनने वाला है। तो वो रात में उसी वीरान पटरी के पास रुक गया। स्रोत उस रात के माहौल का जिक्र करता है। 11:50 पर जंगल का अचानक शांत हो जाना, कीड़ों की आवाज का बंद होना, ये सब बहुत नाटकीय लगता है। और स्रोत यहाँ एक्सपेक्टेशन बायस यानी उम्मीद के पूर्वाग्रह की बात करता है। क्या जंगल सच में शांत हो गया था, या राहुल जो एक डरावने अनुभव की उम्मीद कर रहा था, उसके दिमाग ने माहौल को वैसा महसूस किया? उसका दिमाग पहले से ही डरा हुआ था। वो हर छोटी से छोटी चीज में अनहोनी का संकेत ढूंढ रहा था। ये एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन फिर वो हुआ जिसका उसे इंतजार था। ठीक 12:07 पर वो सीटी की आवाज, फ्यूम फ्यूम। स्रोत कहता है कि आवाज इतनी असली थी कि राहुल को एक पल के लिए लगा कि शायद सच में कोई पुरानी ट्रेन आ रही है। और यहीं पर, ठीक यहीं पर वो चीज होती है जो एक्सपेक्टेशन बायस की थ्योरी को कमजोर कर देती है। जैसे ही सीटी की आवाज गूंजती है, राहुल का कैमरा जो बंद पड़ा था वो अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। अपने आप? हाँ, ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। अब तक सब कुछ राहुल के दिमाग में हो सकता था, लेकिन अब एक मशीन, एक बाहरी ऑब्जेक्ट उस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। जी, वाकई अजीब है। तो कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ? क्या वो औरत तभी दिखी? हाँ, स्रोत के अनुसार कैमरे के ऑन होते ही झाड़ियों से एक सफेद साड़ी पहनी औरत निकलती है, जिसके पैर जमीन से ऊपर थे।
ये एक बहुत ही क्लासिक भूतिया छवि है। वो राहुल के पास आकर पूछती है, टिकट दिखाओ। टिकट दिखाओ, एक ऐसी ट्रेन के लिए जो 75 साल से नहीं चली। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही आकर्षक सिद्धांत सामने रखता है। वो पूछता है, क्या ये औरत सच में एक जागरूक आत्मा है या ये स्थानिक स्मृति यानी प्लेस मेमोरी का एक उदाहरण है? स्थानिक स्मृति मतलब उस जगह की अपनी याद? हाँ, बिल्कुल। इस सिद्धांत के अनुसार किसी जगह पर हुई कोई बहुत बड़ी या दर्दनाक घटना वो अपनी एक ऊर्जावान छाप उस जगह पर छोड़ जाती है। तो शायद राहुल किसी आत्मा से नहीं बल्कि उस भयानक रात की एक दर्दनाक गूंज से बात कर रहा था, एक लूप पर जो बार बार प्ले हो रही है। वो औरत, उसका सवाल, सब उसी आखिरी पल में हमेशा के लिए जम गया है। ये तो और भी ज्यादा डरावना है। एक आत्मा से शायद आप बात कर सकते हैं, उसे शांत कर सकते हैं, लेकिन एक याद की गूंज से उसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो आगे क्या हुआ जब राहुल ने पूछा कौन सी ट्रेन? स्रोत बताता है कि तभी उस छवि का रूप भयानक हो गया। उसकी गर्दन पीछे मुड़ गई, आंखों से खून बहने लगा और उसने कहा, 1943 की ट्रेन जिसमें आग लगी थी और किसी ने हमें बचाया नहीं। इसके तुरंत बाद राहुल को जंगल में सैकड़ों जली हुई आधी अधूरी लाशें एक लाइन में खड़ी दिखाई दी। और वो लाइन, स्रोत उसके बारे में क्या कहता है? स्रोत के मुताबिक वो लाइन सिर्फ डरावनी नहीं है, वो उस भुला दिए गए समाज का प्रतीक है जो आज भी शायद किसी तरह के न्याय या पहचान का इंतजार कर रहा है। वो एक मूक विरोध है उन लोगों का जिन्हें इतिहास के पन्नों में कोई जगह नहीं मिली। और फिर उस औरत ने वो वाक्य कहा जो इस पूरी घटना का सार है। कौन सा? जो हमें याद नहीं करता उसे हम जाने नहीं देते। ये एक धमकी भी है और एक गुहार भी कि हमारी मुक्ति भूल जाने में नहीं बल्कि याद रखे जाने में। सही बात है। ये बदला नहीं, पहचान की मांग है। वो कह रही हैं कि हमारा अस्तित्व तुम्हारी यादों पर निर्भर है। इसके बाद सुबह की पहली बांग के साथ सब कुछ गायब हो गया और गांव वालों को राहुल बेहोश मिला। वो बच तो गया, लेकिन कहानी का सबसे अजीब हिस्सा तो उसके बाद शुरू हुआ। उसका कैमरा है ना। स्रोत कहता है कि वो आज भी हर रात 12:07 पर अपने आप ऑन हो जाता है। हाँ, और स्क्रीन पर कुछ रिकॉर्ड नहीं होता है, सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज आता है, अगली सीटी तुम्हारे लिए है। ये एक तरह का डिजिटल श्राप है। एक मशीन जो यादों को सहेजने के लिए बनी थी, अब वो एक डरावनी याद का स्थायी अनुस्मारक बन गई है जो हर रात उस धमकी को दोहराती है। यहां तक तो ये एक बेहद डरावनी लेकिन अनोखी कहानी लगती है। लेकिन स्रोत का जो आखिरी हिस्सा है वो इस कहानी को सिर्फ राहुल तक सीमित नहीं रखता, वो इसे हम सब तक ले आता है। ये डिजिटल ट्विस्ट क्या है? और ये मोड़ इस पुरानी लोक कथा को सीधे आज के डिजिटल युग से जोड़ देता है। स्रोत का दावा है कि आज भी अगर कोई नेतरहाट के उस जंगल में कैमरा या मोबाइल फोन लेकर जाता है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वापस आने पर उसे अपने फोन में एक अनजान ऑडियो फाइल मिलेगी। एक ऑडियो फाइल अपने आप? और उसमें क्या होता है? उसी पुरानी ट्रेन की सीटी की आवाज। ये बहुत ही परेशान करने वाली बात है। अब ये डर उस जंगल तक सीमित नहीं रहा, अब वो आपके डिवाइस में घुसपैठ कर रहा है। वो आपको एक डिजिटल सबूत दे रहा है कि हम मौजूद हैं। पर क्या इसका कोई तकनीकी स्पष्टीकरण हो सकता है? स्रोत इस पर कुछ कहता है? हाँ, और यहीं पर ये पड़ताल और गहरी हो जाती है। स्रोत इसे सिर्फ अलौकिक कहकर नहीं छोड़ता, वो इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेनन या ईवीपी के एक आधुनिक रूप से जोड़ता है। ईवीपी? हाँ, ईवीपी शोधकर्ता मानते हैं कि आत्माएं या अज्ञात ऊर्जाएं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों पर अपनी आवाज रिकॉर्ड करने के लिए व्हाइट नॉइज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मतलब ये आवाज किसी भूत की चीख नहीं बल्कि उस जगह की असामान्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में होने वाले उतार चढ़ाव का नतीजा हो सकती है, जिसे फोन का माइक्रोफोन पकड़ लेता है। संभवतः स्रोत में कुछ विशेषज्ञों का हवाला है जो कहते हैं कि ऐसी जगहों पर जहां कोई बड़ी त्रासदी हुई हो, वहां की जियोमैग्नेटिक फील्ड में असामान्यताएं पाई जाती हैं। हो सकता है फोन के ऑडियो सेंसर उन उतार चढ़ाव को पकड़ लेते हो और हमारा दिमाग उसे एक जानी पहचानी आवाज जैसे कि ट्रेन की सीटी के रूप में समझ लेता हो। तो सवाल ये है कि क्या ये कोई अलौकिक घुसपैठ है या फिर भौतिकी का कोई अनसुलझा नियम? बिल्कुल, स्रोत कोई एक जवाब नहीं देता बल्कि दोनों संभावनाओं को खुला छोड़ देता है। ये बहुत फैसिनेटिंग है। तो अगर हम इस पूरी पड़ताल को समेटें तो हमारे सामने एक ऐसी कहानी है जिसकी जड़ें 1943 की एक भूली बिसरी त्रासदी में है।
राहुल का 2018 का अनुभव इस कहानी को दोबारा जिंदा करता है और आज का डिजिटल ट्विस्ट इसे तकनीक के जरिए एक व्यक्तिगत और परेशान करने वाला अनुभव बना देता है। बिल्कुल। जो बात यहाँ सबसे खास है वो ये है कि कैसे एक पुरानी लोक कथा ने आधुनिक तकनीक के साथ मिलकर एक नया रूप ले लिया है। पहले आपको डरने के लिए उस जगह पर जाना पड़ता था, अब वो डर एक ऑडियो फाइल के रूप में आपकी जेब में, आपके फोन में, आपके घर तक आ सकता है। तकनीक जो हमें दुनिया से जोड़ने के लिए बनी है, यहाँ हमें दूसरी दुनिया से जोड़ रही है, या कम से कम उस दुनिया की यादों से। तो एक तरह से वो आत्माएं या वो यादें जिन्हें डर था कि उन्हें भुला दिया जाएगा, उन्होंने हमें खुद को याद दिलाने का एक ऐसा तरीका खोज लिया है जिसे हम चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। शायद यही इस कहानी का सबसे गहरा संदेश है। यादें, खासकर दर्दनाक यादें, बहुत शक्तिशाली होती हैं। वो अपना रास्ता खोज ही लेती हैं, चाहे वो जंगल की खामोशी से हो या आपके फोन के स्पीकर से। ये कहानी हमें बताती है कि इतिहास को दफनाया जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता। ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को एक अंतिम विचारोत्तेजक सवाल पर छोड़ना चाहेंगे। अगर याद न किए जाने का दर्द आत्माओं को या यादों को इस तरह भटका सकता है, तो हमारी इस डिजिटल दुनिया में, जहां सब कुछ रिकॉर्ड होता है, जहां कुछ भी हमेशा के लिए डिलीट नहीं होता, हम अनजाने में ऐसी कितनी ही यादों और कहानियों को हमेशा के लिए जीवित रख